हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों ये हमारा होने वाला है प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का, जो डेली होता है हमारा शाम को 7 बजे। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आपको मुझसे पहले क्वेश्चन करने हैं, देखना है कि आपका लेवल क्या चल रहा है। तो ये प्रैक्टिस सेट आपका लेवल चेक करने के लिए ही होता है। तो आपको मुझसे पहले क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि आप बोलते हो कि सर बहुत ईजी लेवल कराते हो आप। तो ईजी लेवल नहीं है बेटा, पहले आप करके देखो मेरे से पहले। अगर आपके प्रैक्टिस सेट में अगर ये आपके 30 क्वेश्चन है, अगर 4-5 भी गलत होते हैं तो बहुत शर्मनाक बात है। अगर आपका एक या दो भी नहीं, सिर्फ एक अगर धोखे से अगर गलत होता है, गलती से गलत नहीं, धोखे से अगर गलत होता है, तब आपका लेवल अच्छा है। और अगर आप 30 क्वेश्चन में 4-5 गलत करोगे और 60 क्वेश्चन में 10 के समथिंग गलत करोगे एग्ज़ाम में जाके, तो फिर आप खुद से सोच लीजिए, फिर उसकी माइनस मार्किंग अगर आपने 10 गलत कर दिए तो 50 क्वेश्चन में से, यानी 50 सही बचे आपके, उसमें से 10 आपने गलत कर दिए, फिर उसकी माइनस मार्किंग कटेगी। तो आप समझिए कि आपके तो 50 नंबर भी नहीं आए और आप 55 टारगेट करके चलते हो। तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हो, आपको खुद देख लेना है कि आपका लेवल क्या है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इतने मैंने आपको इतनी सारी डिटेल बताई, आपने अपना क्वेश्चन कर भी लिया होगा। तो देखिए, जो सी है वो अपने स्थान पर है और जो आर है वो भी अपने स्थान पर है। तो सबसे पहले आपको इसी तरह का ऑप्शन देख लेना है कि सी और आर अपने स्थान पर हो। तो देखिए यहाँ पर सी भी अपने स्थान पर है और आर भी। सेकंड ऑप्शन में सी अपने स्थान पर लेकिन आर नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन गया। यहाँ पर ये वाला शुरू में आई दिया है और यहाँ पर भी आपका आर नहीं दिया गया है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता इसमें नहीं है। इसी तरह से आपको अपने एग्ज़ाम में भी अपना टाइम बचाना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपका टाइम बच जाता है तो आप आसानी से OMR भर सकते हो, वरना OMR में बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं, यहाँ तक कि मुझसे खुद से भी गलत हो जाते हैं OMR में। PT वाले एग्ज़ाम में मेरे साथ यही हुआ था, क्वेश्चन सही कर लिए लेकिन मेरे पास में आके एक मैम खड़ी हो गई, तो मेरा ध्यान उधर गया और बस क्वेश्चन से जैसे ही ध्यान हटा, क्वेश्चन गलत होने स्टार्ट। वो तो ये अच्छा हुआ कि मैंने मतलब ध्यान कर लिया। तो आपको जैसे आपका पहला क्वेश्चन है तो पहले का ए, दूसरे का बी, इस तरह से बोल बोल के आपको OMR में भरना है। उससे आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अगर हुआ भी तो 1 या 2 क्वेश्चन गलत होंगे और बाकी आपको एकदम फट से ध्यान पहुंच जाएगा कि हमारा किसका कौन सा था। तो हमेशा आपको इसी तरह से भरने हैं, ये नहीं कि आपने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया और B, C, D आप भरते चले जा रहे हैं। तो ठीक है। तो देखिए प्रैक्टिस सेट में भी मैं आपको ये जो जानकारियाँ हैं ये आपको देता रहता हूँ, क्योंकि ये इतनी बड़ी तो बात है नहीं कि मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूँ इन सब चीज़ों की। आप काफ़ी समझदार हो, एग्ज़ाम दे भी रखे होंगे आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य वर्ग से संबंधित है। ये जो शब्द दिए गए हैं ये आपस में संबंधित है। तो इसी तरह से एक संबंध बताना है, नदियाँ, हिमनद, समुद्री लहरें। तो इसमें आगे क्या आने वाला है आपका। तो देखिए पहला है भौमजल, दूसरा पवन, तीसरा अपर्दन कारक और चौथा अपक्षय कारक। तो अपक्षय कारक है, अपर्दन कारक है, भौमजल है या पवन है। अब आपको कमेंट बताना है कि 62 क्वेश्चन का कितने बच्चों का सही है। तो चलिए मैं इसका आपको आंसर बताता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत कम बच्चे कमेंट करते हैं। अगर इसका आंसर आपको चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, तभी मुझे पता पड़ेगा कि हाँ आपका क्वेश्चन गलत है या सही। क्योंकि बोलते हो कि हमारा तो एक भी गलत नहीं हुआ, हमारा तो सिर्फ एक ही गलत हुआ, तो इस तरह से आप बोलते हो ना, तो इस क्वेश्चन से आप पता चल जाएगा कि आप कितना झूठ बोलते हो और कितना सच बोलते हो। अभी मैं इसका आंसर बताने वाला था लेकिन अब नहीं बताऊंगा। इसका आंसर आपको कमेंट करना है और जब आप सभी के कमेंट्स आ जाएंगे तब मैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसके कमेंट में पिन कर दूंगा, और इससे नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें भी मैं इसका आंसर बता दूंगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपकी माताजी के पति की बहन मेरी बुआ है, महिला का उस आदमी से क्या संबंध है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको पढ़ते पढ़ते ही कर लेना चाहिए। कैसे, जब आप ये लाइन पढ़ते हो कि एक आदमी ने एक महिला से कहा, तो ये हो गया मैन यानी कि आदमी और ये हो गई महिला। ये इससे कह रहा है कि आपकी माताजी, तो जो इसकी माँ है, माँ के पति यानी कि इसके जो हस्बैंड है, इसके फादर साहब हुए यानी इसके पापा हुए, तो आपकी माता के पति की बहन जो इसकी बहन है, ठीक है, मेरी बुआ है यानी कि इस आदमी की बुआ है। तो बुआ कौन होती है, पापा की बहन। तो यानी कि ये दोनों बहन भाई हैं और ये इसके भी पापा हुए। तो बताना है कि महिला का उस आदमी से क्या संबंध है। तो महिला का उस आदमी से क्या संबंध है, तो उस आदमी से बहन का संबंध है।
आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हमेशा ध्यान रखना है जब वो बोलता है कि से के बाद जिससे पूछे जिससे, उसी का संबंध बताना है। पूछा है कि उस आदमी से क्या संबंध है, तो आदमी का रिलेशन बताना है कि आदमी की ये क्या लगती है, तो ये लगेगी इसकी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ समूह है आपका, बताना है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी हुई संख्याओं के समूह के समान है। अब जल्दी से फटाफट अपना आंसर कीजिए। यकीन मानिए कि 50% बच्चों का ही ये क्वेश्चन सही होने वाला है। लेवल बहुत इजी बताते हो आप। आज अपना स्कोर कमेंट में बताना और पूरी ईमानदारी के साथ। ईमानदारी आपकी उसी क्वेश्चन में पता चल जाएगी जो मैंने आपको 62 क्वेश्चन दिया था। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 से 10 कब बनेगा, जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, और 10 से 28 कब बनेगा, जब आपको इसको 2.8 से मल्टीप्लाई करोगे। आप बोलोगे सर ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। ये लॉजिक होता है बेटा। कहीं कहीं आपको 1.5 भी मिलेगा, 1.2 भी मिलेगा और 1.34 कुछ भी। मतलब कहने का मतलब ये है कि पॉइंट्स में भी आपकी मल्टीप्लाई आने लगी है अब, क्योंकि वर्ग जो स्क्वायर और क्यूब होते हैं, वर्ग और घन होते हैं, वो आप लोग पकड़ लेते हो और ये आपका एग्जामिनर भी जानता है। तो अब आपसे वो पॉइंट्स में लेता है, पॉइंट्स में पूछता है, तो वहाँ तक बंदा पहुँच नहीं पाता इतनी जल्दी से कि वो पॉइंट में गुणा करके देख ले कि 1.2 1.3 जो आपकी पूर्ण मतलब पूरी संख्या की, यानी 2 3 4 5 इस तरह की आप मल्टीप्लाई फट से करके देख लेते हो। लेकिन जब आप 1.2 करते हो ना, तो पॉइंट एक करके भरना पड़ता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसी क्वेश्चन में यही लॉजिक था, इसलिए मैंने बोला था कि 50% बच्चे इसको सही कर पाएंगे। तो इसी तरह से आपको देख लेना है कि कौन से में इस तरह से आपकी मल्टीप्लाई की गई है। देखिए यहाँ पर भी 4 पंजे 20 है, यहाँ पर 7 छंग 42 यानी मल्टीप्लाई 6, 12 दूनी 24 मल्टीप्लाई 2, 9 तिया 27। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपका। अब आपको 2.8 से मल्टीप्लाई करके देख लेनी है क्या वाकई हमारा 56 आ रहा है। तो आपको 0 छोड़िए, 20 की मल्टीप्लाई न करके 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि 0 से आपका पॉइंट गायब। तो 28 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है आपका 56 होता है। तो बिल्कुल करेक्ट। आप यहाँ से भी पकड़ सकते थे 2 मल्टीप्लाई 5 कि कौन से ऑप्शन में आ रहा है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अगर किसी और ऑप्शन में भी होता तब आपको थोड़ी सी दिक्कत पड़ती, लेकिन आपका यहाँ पे यह एक से ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बकेट। बकेट शब्द में कितने अक्षर के जोड़े हैं जिनके बीच अक्षरमाला में उतने ही अक्षर हैं जितने शब्द में भी हों। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, तो जल्दी से फटाफट देख लीजिए। सबसे पहला एक अक्षर पकड़ना है, फिर सारे के सारे इसके आगे की ABCD पढ़ लेनी है, जैसे BCDEFG। कोई मिला कोई नहीं। U के बाद देख लेना है, C से देख लेना CD और E, यानी कि C और E के बीच में एक अक्षर आता है और यहाँ पर भी एक अक्षर है। उसके बाद कोई है तो उसके बाद कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर A ही आपका करेक्ट हो जाएगा, एक C और E वाला जोड़ा। नेक्स्ट है आपको बताना है कि प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब बताना है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करके दिखा देता हूँ। अब जल्दी से अपना आंसर टिक कीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद मैं बताऊँगा। तो जब आप इसको घुमाओगे, थोड़ा सा और छोटा करता हूँ क्योंकि इसके ऊपर ये आ रहा था ये वाला। तो ये जब आप इसको घुमाओगे तो ये वाला जो आपका एरो है ये इधर हो जाएगा, और जो नीचे वाला एरो है वो इस साइड हो जाएगा, और जो ऊपर का एरो है वो रहेगा तो ऊपर की साइड, लेकिन उसकी साइड बदल जाएगी, वो इधर होगा, और ये वाला आपका जो नीचे की साइड है स्टार्टिंग वाला ये आपका होगा इधर। अब आप देख लीजिए कि कौन से में मैच कर रहा है, फटाफट चेक कीजिए। जितनी देर आप लगाओगे एग्ज़ाम में इस तरह से देखने में, वो इतनी ही आपको प्रॉब्लम पड़ेगी। अगर आप बिना बनाए डायरेक्टली इसको पकड़ जाते हैं, जैसे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, अगर आप इसको बिना बनाए पकड़ जाते हैं तो आप और बच्चों से अलग हो जाओगे, और यही मैं चाहता हूँ कि आप औरों से अलग बनो, उनसे जल्दी करो, ठीक है। जब आप उनसे पहले कर लोगे तो उनसे ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। तो अगर उनसे ज़्यादा करोगे आप, तो आपका नंबर तो जाहिर सी बात है उनसे पहले आएगा। उनका आए ना आए, लेकिन आपका नंबर ज़रूर आ जाएगा आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 5 गुना से 1 अधिक है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको बता दूं, क्या ये क्वेश्चन आपका मैथ के एज वाले चैप्टर से है या नहीं है। अगर आपको ये करना ही नहीं आता तो फिर आप इसको रीजनिंग में कैसे कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने बोला था जो आपका एज वाला चैप्टर है, रीजनिंग में कोई नहीं पढ़ाता इसको। जब चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं तो मेन टॉपिक आपको पढ़ा देते हैं,
लेकिन कुछ पढ़ा भी देते हैं। पुलकित सर हैं, उन्होंने शायद पढ़ाया हो या ना पढ़ाया हो, शायद पढ़ाया भी है उन्होंने एज वाला चैप्टर। तो देखिए मैं बता दूं, अगर आप खुद से भी अगर इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्योंकि अधिकतर ये मिलता नहीं है, तो आप एक कोई मैथ की बुक होगी वहाँ से पकड़िए, एज वाला चैप्टर उठाइए और उसको कर लीजिए। ये वाले क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। जब मैंने आपको रीजनिंग के टॉपिक बताए थे तो कुछ बच्चों का कमेंट आया, सर रीजनिंग में मैथ बता रहे हो, मैथ तो आता ही नहीं है। अब आप ये बताइए कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर रीजनिंग में भी एज का चैप्टर होता है, तो रीजनिंग में एज का चैप्टर अब हमने तो कहीं देखा नहीं। हाँ देखा है, होता है, जब ये आया है तो जाहिर सी बात होता है, लेकिन उसको अच्छा कैसे करना है, उसको पढ़ना कैसे है। तो मैंने बताया था पढ़ने का तरीका कि अगर आपको क्वेश्चन सही करने हैं तो कुछ टॉपिक आपको मैथ से कवर कर लेने हैं, जैसे एज वाला हो गया आपका। अगर आपको ग्राफ करने हैं, ग्राफ और टेबल वाले क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, लिख के ले लीजिए, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं ग्राफ और टेबल से आपकी रीजनिंग में। तो उनके लिए आपको एक तो एवरेज वाला और नंबर 2 परसेंटेज वाला, ये 2 चैप्टर ज़रूर कवर कर लेने हैं। और इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए एज वाले, तो जल्दी से अपना आंसर कीजिए। बहुत सारी बातें हो गई, चलिए अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो मैं करा देता हूँ। तो सबसे पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 5 गुने से 1 अधिक। तो यानी कि सबसे पहले हमें मान लेनी है पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु हो गई x, तो पिता की आयु कितनी होगी, यानी कि 5 गुने से 1 अधिक। ये हो गई आपकी पिता की आयु, और ये किसकी हो गई, पुत्र की आयु। नेक्स्ट लाइन बोली है 3 वर्ष के बाद, यानी कि +3, और यहाँ पर भी आपको +3 कर देना है। 3 वर्ष के बाद पुत्र की आयु के 4 गुने से, यहाँ पर इक्वल लगाइए, बात कर रहा है पुत्र की आयु के 4 गुने से 2 कम होगी, यानी कि -2। या फिर आप इसको किसी भी तरह से लिख सकते हो, यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। अगर आप इस साइड लिखते तो अब आपको आसान होता, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये 4 गुना है और -2। इस अगर आप समीकरण को सॉल्व करोगे तो इधर तो बन जाएगा आपका 5x + 4, इधर बनेगा आपका 4x प्लस ये बनेगा 12, और 12 में से अगर आप 2 माइनस करोगे तो ये आपका 10 ही रह जाएगा। तो 4x + 10 इक्वल में हो जाएगा 5x + 4। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये बचेगा आपका x = 6। तो देखिए पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु क्या थी, 5x + 1, और x का मान क्या दिया है आपको, 6। तो ये हो जाएगा आपका 30 + 1 यानी कि 31। इतनी लंबी चौड़ी राम कथा ये आपको रीजनिंग में समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आप इसको अपने मैथ में पढ़ोगे तब आपको फट से समझ आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी 31। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आप ऑप्शन से भी उठा सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ऑप्शन से करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगीतकार वादकों और वायलिन वादकों के बीच सही संबंध कौन सा आरेख दिखाता है। तो देखिए सबसे पहले हमको बना लेना है वायलिन वादक। तो ये हो गया हमारा वायलिन वादक, उसके बाद ये सिर्फ वादक, और उसके बाद हो जाएगा संगीतकार। क्योंकि जितने भी वायलिन बजाने वाले हैं, या कुछ वादक का मतलब है कि कोई और इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, लेकिन बजाने वाले, तो देखिए सभी वायलिन बजाने वालों के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद जितने भी बजाने वाले हैं सभी संगीतकार होंगे, तो बिल्कुल सही बात। तो ये सभी इस तरह से आ जाएंगे, सबसे पहले वायलिन वादक, उसके बाद वादक, और उसके बाद संगीतकार। कहने का मतलब जितने भी वायलिन वादक हैं सभी वादक हैं, बिल्कुल सही बात। और जितने भी वायलिन वादक और जितने भी वादक हैं सभी के सभी संगीतकार हैं, बिल्कुल सही बात। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ वाली स्थिति है, यहाँ पर एक को बिल्कुल अलग कर दिया और यहाँ पर भी एक को अलग कर दिया, तो अलग कोई सा नहीं है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो सबसे पहले आपका क्या आने वाला है, अमीबा, आइस्टर, कृमि या गाय। तो आपको पता है देखिए गाय तो सबसे बाद में ही आने वाली है, और सबसे पहले कौन सा आएगा आपका अमीबा। बीच का देख लेना है, तो सबसे 1 और 4 कौन से ऑप्शन में दिया है, तो कुछ नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है कि आपका 1 और 4 कितने में है। यहाँ पर हो गई आपकी गड़बड़। वो कैसे, आपके 2 ऑप्शन में दे रखा है 1 और 4। अगर आपको बाकी चीज़ें पता है तब तो आप क्वेश्चन सही कर पाते हो, या फिर आप मारोगे तुक्का। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अमीबा, उसके बाद कृमि, आइस्टर और गाय, 1 3 2 4।
यकीन मानिए 25% बच्चों का ये क्वेश्चन सही होगा, लेकिन कमेंट में जब बताएंगे तो बोलेंगे हमारे सारे के सारे ही सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। तो देखिए हमको इस तरह के क्वेश्चन में भी हैंड टू हैंड चला लेना है। पूर्व दिशा में, तो देखिए मेरी पूर्व दिशा इधर है, तो जिस दिशा में मैं बैठा होता हूँ मैं उस दिशा को वही दिशा मानता हूँ जो दिशा मेरे सामने होती है। बाकी आपकी इच्छा है कि कौन सी दिशा किधर मानते हो। अक्सर सभी लोग उत्तर दिशा इधर को मानते हैं, इधर उत्तर दिशा, लेकिन मेरा फेस जिस साइड होता है मैं उस दिशा को वही दिशा मान लेता हूँ। तो आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, तो बिल्कुल हमने 15 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद और फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चल गया, यहाँ पर था 15 और यहाँ पर चल गया वो 5। उसके बाद वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, तो दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला गया। उसके बाद प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है। तो देखिए सबसे पहले देख लेना हमको उसकी दिशा। तो दिशा कौन सी होगी, इधर हमारा पूरब था, तो इधर हमारा जाहिर सी बात है पश्चिम होगा, इधर हमारा उत्तर और इधर हमारा दक्षिण होगा। तो देखिए दिशा कौन सी हुई आपकी, उत्तर पूरब। जब दिशा उत्तर पूरब है तो ऑप्शन कौन सा दिया गया है, कोई सा भी ऑप्शन नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी। दूरी निकालने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं और इसी तरह से आपको टाइम बचाना है अपने एग्ज़ाम में। ये जो रेखाकृति है इसमें बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ पर आपको ये वाली स्थिति दिखती है वहाँ पर आपको काउंटिंग कर लेनी है 1 2 3 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेनी है, 4 दूनी 8। बचे कितने, 1 2 3 4 ये ऐड कर दें तो कितने आ गए आपके 12। तो ऑप्शन नंबर सी। जहाँ भी आपको इस तरह का इंटरफेस दिखे उनकी काउंटिंग करिए। अगर इसमें और भी ऐड कर देता है तो उसकी काउंटिंग कर लेनी है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेना। तो इसी तरह से अगर आपको ये करना नहीं आता है तो आप मुझको कमेंट कर सकते हो, मैं सारी की आकृति आपको इसी तरह से उंगलियों पे करा दूंगा, उंगलियों पे। कभी भी आपका एक भी त्रिभुज या एक भी आकृति कभी गलत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताना है कि प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति दी गई है, तो फटाफट बताइए कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आने वाली है। देखिए आपको ये वाले इंटरफेस दिख रहा है, तो इसी तरह का इंटरफेस आगे दिया गया है। उसके बाद फ़र्क इतना है कि बीच में आपका ये स्पेस दिया गया है इस तरह का, देखिए बीच में जगह खाली छोड़ दी, और 4 इस तरह से इसी तरह के इंटरफेस में पॉइंट बना करके दे दिए गए हैं। तो देखिए ना ही ये वाली आकृति होगी और ना ही ये वाली, क्योंकि हमारा आएगा वृत्त इनमें भी दिया गया है, लेकिन ये तो बिल्कुल साफ साफ गलत है और ये वृत्त गलत है। लेकिन आकृति इस जैसी नहीं है, यहाँ पर बीच में ब्लैंक है, तो देखिए स्पेस होना है, तो यहाँ पर कोई स्पेस नहीं दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है, और सारे के सारे फिल कर दिए गए हैं, और यहाँ पर भी सारे के सारे फिल कर दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तर्क, निष्कर्ष या कथन और निष्कर्ष कुछ भी बोल सकते हो। देखिए निर्देश सबसे पहले पढ़ना है, इसके बावजूद कि वे सामान्यतः गलत प्रतीत हो फिर भी आपको सत्य मानना है। पहला ऑप्शन केवल एक निष्कर्ष, दूसरा, तीसरा 1 और 2 दोनों, और डी वाला कोई नहीं। सबसे पहला कथन पढ़ लेना है, सभी जवान लड़कियां आधुनिक होती हैं और कोई भी आधुनिक लड़का अंधविश्वासी नहीं होता। निष्कर्ष है, कोई भी लड़की अंधविश्वासी नहीं होती। तो देखिए यहाँ पर दिया गया सभी जवान लड़कियां आधुनिक होती हैं और कोई भी आधुनिक लड़का अंधविश्वासी नहीं होता, लड़कियों की बात बताई नहीं गई, तो पहला गलत। कोई भी जवान लड़का अंधविश्वासी नहीं होता है, तो देखिए जवान लड़के की बात नहीं की गई, आधुनिक लड़के की बात की गई है। जवान तो लड़कियां बताई गई थी, तो दूसरा भी गलत। तो ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2 निष्कर्ष निकलता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74। सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी लंबे आदमी होते हैं और सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी कसरती एथलीट होते हैं। पहला निष्कर्ष, सभी लंबे आदमी बास्केटबॉल खिलाड़ी होते हैं, तो ऐसा हमको बताया नहीं गया कि सभी लंबे आदमी बास्केटबॉल खिलाड़ी होते हैं। देखिए जितने भी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं वे लंबे आदमी हैं, लेकिन जितने भी लंबे आदमी हैं ये सभी बास्केटबॉल खेलते हैं, तो ये वाली बात गलत है। बहुत ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर उल्टा करके दिया गया है, तो ये वाला हो गया आपका गलत। सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी कसरती एथलीट होते हैं, तो जितने भी बास्केटबॉल खिलाड़ी यानी कसरती हैं वो एथलीट होते हैं, तो सभी कसरती एथलीट बास्केटबॉल खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, ये तो
यहाँ पर भी सभी की बात की गई है और यहाँ पर भी सभी की। बास्केटबॉल खिलाड़ी कसरती और कसरती एथलीट बास्केटबॉल खिलाड़ियों को बताया गया है, तो बिल्कुल सही बात। तो केवल 2 निष्कर्ष आपका निकलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध कलाकार ने हाल ही में एक स्टेज शो प्रस्तुत करते हुए घोषणा की वह अपने स्टेज शो का पूरा भुगतान लेते थे। अब निष्कर्ष देख लेने, कलाकार ने अपने हाल के शो का पूरा भुगतान लिया है, बिल्कुल सही बात। यहाँ पर दिया गया है शो का पूरा भुगतान लेते थे, तो पूरा भुगतान लिया, बिल्कुल सही बात। कलाकार ने अपने स्टेज शो का कोई पैसा नहीं लिया, बिल्कुल साफ साफ गलत है। ये तो बहुत ही इजी था आपके लिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी कि केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी गई श्रृंखला में अगला पद बताना है कि कौन सा आने वाला है। तो देखिए सीधी सीधी सीरीज चल रही है, NOPQRS आएगा, बिल्कुल सीधा सा। कितने ऑप्शन में दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो 76 का हो जाएगा आपका S और U, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रतीक और स्टार का प्रयोग निम्नलिखित अर्थ में किया गया है। अब आपको यहाँ पर पढ़ लेना है कि प्रतिशत का अर्थ क्या है। P न तो Q से बड़ा है और न ही छोटा। डॉलर, P न तो Q से छोटा है और न ही उसके समान। तो इसी तरह से सारे के सारे आपको पढ़ लेने हैं। आपको लेवल बहुत इजी लग रहा था, अब आपको पता चल जाएगा कि लेवल कितना इजी है और कितना हार्ड। तो जल्दी से अपना आंसर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर है आपका कथन, आपको सारे के सारे लिख लेने हैं कि कौन सा किस तरह से है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे। अब मैं आपको डायरेक्टली करा दूंगा, अगर आपको मैं बार बार पीछे दिखा दिखा के कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे पहले देख लेना है कि सी का अर्थ क्या था। तो P न तो Q से बड़ा और न ही समान। तो देखिए जब P न तो Q से बड़ा है और न ही समान है तो क्या होगा, उससे छोटा होगा। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर देखना है B। तो B न तो छोटा और न तो बड़ा और न ही समान। जब B K से न ही बड़ा है और न ही समान है तो क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर बना दिया B K से छोटा। अब दूसरा दिया गया है कि K जो है वो A से B से रिलेशन बताना है, K का B से। तो एट द रेट का मतलब था हमारा, यानी कि K किससे, B से छोटा नहीं है। जब K B से छोटा नहीं है तो या तो समान होगा या बड़ा होगा। तो या तो इससे देखिए ऐसे बना लीजिए कि या तो बड़ा K किससे, B से, या फिर समान, ठीक है। और इसको लिखने का एक तरीका और है, मैं इस तरह से लिखता हूँ आपको कि इस तरह से लिखा जाता है इन वाले क्वेश्चंस को। उस तरह से नहीं लिख रहा, उस तरह से मैं करता हूँ। B क्या था हमारा, B था हमारा छोटा, इधर को बनेगा B था K से छोटा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होते हैं। $M, तो $M, तो डॉलर का मतलब था कि B न तो इससे M से छोटा है और न ही इसके समान है। तो B न तो M से छोटा है और न ही समान है, तो क्या हुआ, B M से हुआ बड़ा। अब बताना है कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष निकलता है कि B और C का मतलब क्या था। C का मतलब था हमारा, एक सेकंड, C का मतलब था कि B जो है वो सेकंड B से न तो बड़ा है और न ही समान है। तो क्या ये बात सही है, तो देखिए बिल्कुल गलत बात। नेक्स्ट में भी वही दिया गया है कि M K से न तो बड़ा है और न ही समान है। यहाँ पर देख लेना क्या ये बात सही है। तो देखिए M K से न तो बड़ा है और न ही समान है इसके, यानी समान का मतलब बराबर। तो बिल्कुल सही बात, यहाँ पर भी छोटा, यहाँ पर भी छोटा और बाकी, यानी B K से छोटा और ये इससे छोटा, तो K से छोटा हो, बिल्कुल सही बात। M का V से संबंध बताना है, M का B से रिलेशन बताना है। तो देखिए जहाँ पर भी आपके ये विपरीत आ जाए तो वो हम रिलेशन नहीं बता सकते। इस तरह के अगर बीच में 2 रिलेशन आते हैं, एक इधर को एक इधर को, तो उसका रिलेशन नहीं बनाते, उसको कर देते हैं हम गलत। तो यानी कि आपका केवल 2 सत्य है, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको इसी तरह से करना है और इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये 2 क्वेश्चन थे आपके आज के कमेंट बॉक्स के लिए। लास्ट ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं आपको करा देता हूँ क्योंकि 2 क्वेश्चन आपके लिए हो गए। चलिए छोड़िए, मैं ये भी क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, फिर आपसे हो पाए या ना हो पाए। अगर इस तरह क्वेश्चन आपसे नहीं होते तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ये वाला भी मैं आपको यहाँ पर करा दे रहा हूँ। सबसे पहले बताता हूँ मैं इन क्वेश्चन को करने का तरीका। देखिए जो भी आपका दिया गया है स्टार, तो स्टार बना के इसके आगे लिख लेना है आपको कि इसका रिलेशन क्या दिया गया है, प्रतिशत बना करके लिखना है। तो इससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, अपने शब्दों में अगर आप इसको लिख लेते हो तब।
अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको करा दूँगा। तो सबसे पहले हमको देखना है कि स्टार का मतलब क्या बताया गया है। तो स्टार का मतलब था कि हमारा डी जो है वो आर से बड़ा नहीं है। तो डी जब आर से बड़ा नहीं है तो या तो बराबर होगा या छोटा होगा। ये जो होता है आपका साइन, ये होता है बराबर का, और ये बन गया आपका छोटा। आर प्रतिशत एफ, प्रतिशत का मतलब क्या था कि आर न तो एफ से बड़ा है और न ही छोटा है, तो क्या होगा, बराबर होगा आर किसके, एफ के। एफ डॉलर टी, डॉलर का मतलब क्या है कि एफ न तो टी से छोटा है और न ही समान है, तो क्या है फिर, बड़ा है। ये बन गया आपका, सारे के सारे बन गए। सबसे पहला निष्कर्ष एफ प्रतिशत डी। तो एफ प्रतिशत डी का मतलब क्या है कि एफ जो है न तो डी से बड़ा है और न ही छोटा है। तो देखिए कहाँ है, एफ रहा ये और ये रहा डी, कि न ही बड़ा और न ही छोटा। तो देखिए यहाँ पर बड़ा दिखाया गया है और यहाँ पर बराबर, लेकिन प्रतिशत का मतलब क्या है, ओनली ऑन बराबर। तो देखिए जब आर डी से बड़ा है और आर और एफ बराबर हैं तो डी से आर, जाहिर सी बात है डी से एफ बड़ा होगा। तो ये होता है आपका संभावना कि हो भी सकता है और नहीं भी। क्या इस तरह का ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। केवल या तो 1 या 2 या 3 सत्य हैं, बाकी के ऑप्शन देख लेने हैं हमको। अगर सभी में या वाला कंडीशन बैठती है तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इनमें से कोई एक 100% सही होता है तो हमारा कोई इनमें से एक ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एफ डॉलर डी। एफ डॉलर डी का मतलब है कि एफ न तो डी से छोटा है न ही समान, तो यानी क्या होगा, एफ डी से बड़ा होगा। तो देखिए एफ डी से क्या बड़ा है, देखिए हो सकता है बराबर हो, यहाँ पर बराबर का साइन है, बराबर भी हो सकते हैं और बड़ा भी, यानी फिर से कन्फ्यूज़न। टी और सी यहाँ पर दिया गया है, ये सी दिया गया है, टी सी आर का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है टी न तो आर से बड़ा है और न ही समान है। तो क्या टी आर से बड़ा और समान, देखिए टी आर से बड़ा भी हो सकता है, समान भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसने कहा है कि टी न आर से टी न तो आर से बड़ा और न ही समान, तो क्या होगा, छोटा होगा। तो टी आर से छोटा होगा या नहीं होगा, समान को भी मना कर दी। मैंने वो उल्टा पढ़ दिया था, मुझे ध्यान नहीं रहा, एक सेकंड में बना लेता हूँ फिर से। तो देखिए जो मैं अब यहाँ पर देख लेते हैं, मैंने ये बना लिया है। यहाँ पर जो तीसरा पढ़ा था मैंने टी सी आर, ये मैंने गलत पढ़ दिया था। ये है कि टी न तो आर से बड़ा है और न ही समान है, तो क्या है फिर। तो इसी तरह से जब आपका फिर से रिलेशन दिखाया जा रहा है कि न तो ये बड़ा है और न ही समान है, तो क्या होगा, छोटा। तो फिर से आपका कन्फ्यूज़न है 50-50। तो यहाँ पर आपका केवल या तो 1 सही है या 2 सही है या फिर 3 सत्य है, तो यह वाला इसमें ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79 क्वेश्चन, n एट द रेट डी। तो सबसे पहले इसको बना लेना है कि n एट द रेट डी का मतलब क्या होगा। तो एट द रेट का मतलब होता है कि n डी से छोटा नहीं है, तो n डी से छोटा नहीं है तो या तो बराबर होगा या फिर बड़ा होगा। तो इसको कैसे बनाते हैं हम, या तो बराबर या बड़ा किससे, d से। कौन, n। d स्टार k का मतलब है कि d जो है वो k से बड़ा नहीं है, तो या तो बड़ा होगा d या फिर छोटा होगा, सॉरी बड़ा नहीं है, या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा किससे, k से। k डॉलर a, तो k डॉलर a का मतलब क्या है कि k न तो a से छोटा है और न ही समान, तो क्या होगा, k होगा बड़ा। सबसे पहला ऑप्शन k एट द रेट n, k एट द रेट n। तो एट द रेट का मतलब क्या था कि k n से छोटा नहीं है, तो क्या k n से छोटा नहीं है, बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर आपका विपरीत चिन्ह दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर बराबर भी दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सही होगा या गलत। जब यहाँ पर साफ साफ सी बात है कि यहाँ पर विपरीत दिखा दिया, d बड़ा भी हो सकता है, k से छोटा भी हो छोटा भी हो सकता है और बराबर भी, और d का भी वही सीन है कि d n से भी छोटा हो सकता है और बराबर भी। तो यहाँ पर आप जब विपरीत है तो कुछ नहीं बता सकते, पहला गलत। दूसरा d स्टार k, तो d k से बड़ा नहीं है, तो d और d k से बड़ा नहीं है, तो पूरा 100% कहा इन्होंने कि d k से बड़ा नहीं है। सॉरी मैं तो कुछ और ही पढ़ गया, मुझे पढ़ना था ये वाला। देखिए इन क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होता ही है। आज आपको लेवल खुद पता चल जाएगा कि हाँ आपका लेवल क्या है, ये क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब जल्दी से ये पढ़ना था मुझे, मैंने भी गलत पढ़ दिया। ACD, तो ACD का मतलब क्या है
कि ए जो है वो न तो डी से बड़ा है और न ही समान है, कि ना ही बड़ा और ना ही उसके समान। क्या ए किससे? डी से। सबसे पहली बात, अगर आप इन क्वेश्चन को इजी करना चाहते हो तो सबसे पहले इनको देख लेना कि ए और डी किस किस का रिलेशन पूछ रहा है, ए और डी का। क्या इनके बीच में विपरीत है? बिल्कुल है, साफ साफ काट दीजिए, गलत हम बता ही नहीं सकते। एन और ए का रिलेशन, एन ये रहा और ए ये रहा, विपरीत रिलेशन है बीच में, ये इधर को दे रखा है और ये इधर को काट दीजिए, यानी कि कोई भी सही नहीं होगा। तो इन क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका तो यही है, इनको देख लेना है सबसे पहले कि क्या कोई विपरीत चिन्ह बीच में है या नहीं। अगर है तो उसको सही कर लेना है और नहीं है तो फिर उसका रिलेशन बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि माइनस का अर्थ जोड़ना और प्लस का अर्थ घटाना, भाग का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ भाग हो तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो जहाँ पर भी आपको ये मतलब साइन दिख रहे हैं वहाँ पर आपको चेंज कर करके देख लेने हैं। सबसे पहले में ही पहले रख के देखते हैं कि पहले वाले में जो हमने रखा है क्या वो सही है। तो देखिए आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला, तो आपको अपने जो आपको मिलेगा क्वेश्चन शीट मिलेगी, उसी शीट पे कर लेना है, निशान लगा लेने हैं कि माइनस का अर्थ क्या है, जोड़ना। तो यहाँ पर आपको प्लस का साइन लगा देना है। भाग घटा, ये प्लस का अर्थ है घटाना, तो यहाँ पर माइनस। भाग का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर गुणा कर दिया, और गुणा का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर भाग। अब जब आप 5 से 50 को भाग दोगे तो कितना आएगा? 10, और 10 और 2 की मल्टीप्लाई 20, 20 प्लस 30 कितना आएगा आपका? 50, और 50 में से आप 25 माइनस करोगे तो बिल्कुल 25। यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, सबसे पहले भाग वाला देखना है कि हमको डिवाइड कहाँ पर लग रही है। अगर डिवाइड हमारा सही जगह बैठता है, डिवाइड के साथ अगर मल्टीप्लाई है, तब तो आपको सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। लेकिन अगर डिवाइड ऐसी जगह लग रहा है जहाँ मल्टीप्लाई भी नहीं है और वो पूरा डिवाइड भी नहीं हो पा रहा, लेकिन क्वेश्चन आंसर मतलब पूरा आ रहा है हमारा, तो ये एक संभावना है। इस तरह से आपका जल्दी क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले डिवाइड वाला रिलेशन देखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो हो गई आपकी काफ़ी लंबी, 30 क्वेश्चन का हमारा टारगेट था, लेकिन 30 मिनट की वीडियो हो गई। आज आपके लिए बहुत हार्ड क्वेश्चन रखे थे मैंने, इतने हार्ड भी नहीं कि आपसे हो ही नहीं पाए, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे, लेकिन फिर भी लेवल थोड़ा हार्ड था। अब आपको बताना है कि लेवल कैसा है। देखिए इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे आपसे, ये नहीं पूछेगा कि इसकी माँ की, बुआ की, चाचा की, नानी की, इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछता है कि उसकी बहन ये है वो है। इस तरह के ही क्वेश्चन पूछेगा अब आपसे कि इसका रिलेशन ये है। ये तो थे आपके छोटे बड़े, आपसे इस तरह से ही बोल देगा कि एट द रेट का मतलब ये है कि एन डी की माता है, स्टार का मतलब ये है कि के डी का पुत्र है। तो देखिए ब्लड रिलेशन भी इस तरह के ही पूछे जाने लगे हैं आपसे। इस तरह के क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो आपको कमेंट करने हैं, अपना स्कोर कमेंट करना है। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।